नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर एनडीए ने अपनी तैयारियां जो है वो तेज कर ली है। एनडीए का घोषणा पत्र आज जारी होगा। गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं। घोषणा पत्र को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। घोषणा पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। 10 बज चुके हैं और अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है घोषणा पत्र को लेकर वो शुरू हो गई है। घोषणा पत्र को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारियां लगातार तेज हो गई है। अमित शाह जो है लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार में हुंकार भरेंगे और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बिहार में मैनिफेस्टो जो है वो जारी होगा। और इसी के साथ साथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए सीधे आपको सुनवाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में क्या कुछ कह रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद, सरदार पटेल के निधन के बाद, सरदार पटेल को भुलाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं। सरदार जैसे महान व्यक्तित्व को भी भारत रत्न मिलने में 41 साल की देरी हुई और वो देरी केवल और केवल कांग्रेस के सरदार के प्रति एक विशिष्ट अभाव के कारण रही। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरे देश में ना कोई समाधि बनी, ना कोई उनका स्मारक बना। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना की और एक भव्य स्मारक जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध हो चुका है, वो सरदार पटेल के स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2013 में इसकी 31 अक्टूबर को आधारशिला रखी गई। 182 मीटर ऊंचा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 57 महीनों में पूरा किया गया। और सरदार साहब का जीवन किसानों को समर्पित था। इसके बनाने में जो इस्पात का उपयोग हुआ, जो लोहे का उपयोग हुआ, देश भर के किसानों से लोहा एकत्रित किया गया, किसानों के औजारों को एकत्रित किया गया, इसको पिघलाकर लगभग 25,000 टन लोहे का उपयोग कर इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया। 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा का उपयोग कर एक अविस्मरणीय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। और आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहब को श्रद्धांजलि देने का, इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। रोजाना लगभग 15,000 लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आते हैं। अब तक देश के 2.5 करोड़, देश और विदेश के 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विजिट किया है और एक प्रकार से भारत का एक इंजीनियरिंग मार्वेल के रूप में प्रस्तावित हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने इसके आसपास 14 प्रकार के अन्य पर्यटन आकर्षण खड़े कर पर्यटकों का एक प्रिय स्थल बनाया है। वहां वैली ऑफ फ्लावर भी है, एकता नगर टाउनशिप भी है, झील सर्किट है, लाइट एंड साउंड शो है, पटेल गार्डन भी बना है, एकता क्रूज नर्मदा की नदी में घूमकर एक नयन रम्य नजारा देखने का मौका भी है, बटरफ्लाई गार्डन है, जंगल सफारी है, एकता मॉल है, ग्लो टॉर्च व्यू पॉइंट है और नर्मदा तट पर एक प्रदर्शन की दीर्घा भी बनाई। एकता नगर का जो कार्यक्रम हो रहा है, सापुतारा और विंध्याचल की पर्वतमालाओं के बीच में एकता नगर स्थित है। वहीं पर कल सुबह प्रधानमंत्री जी 7:55 को परेड की सलामी लेंगे। ये राष्ट्रीय परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कई राज्यों के पुलिस बल, कौशल
अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन करेंगे। इस वर्ष परेड के अंदर सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेता भी शामिल होंगे। परेड का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और परेड में ढेर सारे सांस्कृतिक प्रदर्शन भी करने का आयोजन हुआ है। हर राज्य की पुलिस से, हर सीएपीएफ के जवान अपना सांस्कृतिक कौशल का भी परिचय कराएंगे। बीएसएफ का ऊंट दल और ऊंट सवार बैंड भी इसके अंदर शामिल होगा। गुजरात का घुड़सवार दस्ता शामिल होगा। आसाम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो भी इसके अंदर होगा और कश्मीर और पंजाब की पुलिस भी इसके अंदर हिस्सेदारी करेगी। एनएसजी, एनडीआरएफ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी भी अपनी अपनी झांकियां रखेंगे। जम्मू और कश्मीर पुलिस भी अपनी अपनी झांकी रखेगी। वायुसेना की सूर्य किरण टीम, उनका भव्य एयर शो इस परेड का शिखर बिंदु होने वाला है। 900 से ज्यादा कलाकार देश भर से आकर हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया के सामने रखेंगे और एक प्रकार से ये परेड सच अर्थ में भारत की एकता का परेड बनकर रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने का काम करेगा और सरदार साहब की 150वीं जयंती के बाद अब हर 31 अक्टूबर को 26 जनवरी की तर्ज पर ही ये परेड नियमित रूप से मनाया जाएगा और हमेशा के लिए देश के युवाओं को सरदार साहब के सिद्धांतों को और सरदार साहब के देश के लिए किए हुए कामों को जानकारी देने का ये माध्यम बनेगा। मेरा सभी मीडिया के प्रतिनिधियों से विनती है कि इस परेड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप मदद करिए और इस परेड के माध्यम से फिर से एक बार देश में एकता और अखंडता के लिए एक मजबूत माहौल खड़ा हो, इस दिशा में हम सब काम करेंगे। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए ही बीच चुनावी माहौल में आप लोगों को बुलाया था, क्योंकि और कोई पॉलिटिकल बात हो नहीं सकती। आचार संहिता यहाँ पर विद्यमान है। चुनाव आयोग से परमिशन लेकर इन नॉन पॉलिटिकल इश्यू पर ही आपसे बात करने के लिए आप सभी को बुलाया था। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी आप अपने अपने माध्यम से ये भारत की एकता को सुदृढ़ करने वाली घटनाक्रम को देश की जनता को। चलिए, बिहार से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। बिहार में 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। लखीसराय और मुंगेर में जनसभा होगी, नालंदा और पटना में भी जनसभा अमित शाह के द्वारा की जाएगी। तो अभी आप सुन रहे थे कि अमित शाह किस तरीके से बता रहे थे कि जैसे 26 जनवरी को परेड होती है, रिहर्सल होती है, उसी तरीके से सरदार पटेल की जयंती के दिन भी वैसे ही परेड निकाली जाएगी। सभी मीडिया कर्मचारियों से उन्होंने अनुरोध किया कि आप सभी इसे जरूर कवर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और बिहार में ही अभी मौजूद है अमित शाह। आज उनकी 4 जगह पर जनसभाएं हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरदार पटेल की जयंती को लेकर कई प्रमुख बातें उन्होंने जो है वो साझा की है। किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा इसे लेकर जानकारी दी। और अब आपको बता दें कि कुछ ही देर में जो है वो जनसभा भी करेंगे अमित शाह। नालंदा और पटना में भी अमित शाह की जनसभा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का दौरा करेंगे। 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। सरदार पटेल के जयंती को लेकर पीएम मोदी का यह अहम दौरा माना जा रहा है। सरदार पटेल की प्रतिमा स्थल पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1140 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। केवड़िया में ई बस सेवाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर 30 और 31 अक्टूबर तक ये दौरा रहेगा। ये दौरा सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम क्या है वो आपको बता देते हैं। सुबह 11 बजे बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। थोड़ी ही देर में सबसे पहले बिहार में जो है वो जनसभा को संबोधित किया जाएगा। करीब 1 बजे के आसपास जो है बिहार के छपरा में दूसरी चुनावी रैली को संबोधित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद गुजरात पहुंचेंगे। शाम लगभग 5:15 बजे के आसपास एकता नगर केवड़िया में पहुंच जाएंगे और यहां सरदार पटेल की प्रतिमा स्थल पर इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। जिनकी कुल लागत क्या है वो आपको जानकारी दे देते हैं। इनकी कुल लागत है 1140 करोड़ रुपए से ज्यादा। ई बसों का फ्लैग ऑफ किया जाएगा। केवड़िया में ई बस सेवाओं का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। और बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की रैलियां जो है वो लगातार की जा रही है। राहुल गांधी बिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बरबीघा और नालंदा में चुनावी रैलियां राहुल के द्वारा की जाएंगी। तो राहुल गांधी भी चुनावी प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है वो साझा रैलियां कर रहे हैं और अब राहुल गांधी जो है आज भी बिहार में चुनावी रैलियां करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन जो है विपक्षी जो दल हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं। चलिए बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। महागठबंधन की ताबड़तोड़ 10 जनसभाएं हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जनसभा को संबोधित करेंगे। मधेपुरा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 10 जनसभा बताई जा रही है। तो महागठबंधन लगातार चुनावी रैलियां कर रहा है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अमित शाह चुनावी रैलियां बिहार में कर रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में होंगे। तो वहीं महागठबंधन ने भी तैयारियां जो है वो तेज कर ली है। और अब यूपी के गोरखपुर से खबर है, जहां पर 1 नवंबर को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गोरखपुर दौरा है। सुबह करीब 10:45 यानी कि 11 बजे के आसपास एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम पहुंच जाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 नवंबर का दिन है जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दौरा करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं को देखेंगे, स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत करेंगे। सुबह करीब 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और अब राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी है, जहां शहर की हवा अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। शहर के कई हिस्सों में धुंध छाई हुई है। वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में देखी जा रही है। दीपावली के बाद से लगातार जो है वो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हर जगह जो है वो धुंध नजर आ रही है। ये प्रदूषण के कारण हो रहा है। जो अभी वायु गुणवत्ता है वो सबसे खराब श्रेणी में चल रही है। शहर की हवा जो है वो पूरे तरीके से जहरीली हो चुकी है। कई हिस्सों में सिर्फ और सिर्फ धुंध छाई हुई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर यूपी में भी दिखेगा। 30 और 31 अक्टूबर को पूर्वांचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। काशी मिर्जापुर मंडल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। 31 जिलों में गरज चमक के साथ हवाएं चलने की संभावनाएं बताई जा रही है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलेंगी। लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की जा रही है। तूफान के असर से दिन के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो धीरे धीरे यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सर्दियां हैं सर्दी ने एंट्री कर ली है और अब जो मोंथा तूफान आंध्र प्रदेश से उठा था वो उत्तर प्रदेश तक पहुंचने वाला है। 24 घंटे मौसम विभाग ने पहले ही जो है वो चेतावनी जारी कर दी थी। कई इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जो है वो दे दी गई है। 31 जिलों में गरज के साथ जो है वो बादल चमक सकते हैं। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर जो है वो देखा जा सकता है उत्तर प्रदेश में।
चलिए, बड़ी जानकारी अलीगढ़ से, जहां नगर निगम कार्रवाई के दौरान एसडीएम की गाड़ी पर हमला किया गया है। मौके से टीम के साथ भागकर एसडीएम ने अपनी जान बचाई है। सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के लिए पूरी टीम पहुंची थी। क्यामपुर थाना क्षेत्र में बिना पुलिस को सूचना दिए ये टीम पहुंच गई। भारी संख्या में ग्रामीण जो है इकट्ठा हो गए और टीम पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के हमले से एसडीएम और उनकी टीम जो है उन्हें चोट भी आई है। एसडीएम के गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए और जमकर बवाल लोगों ने किया है। मौके पर थानों की पुलिस जो है वो तैनात है। अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना इलाके के क्यामपुर क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी और फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। टीम पर हमला किया गया, एसडीएम की टीम पर हमला किया गया है। कार्रवाई के लिए टीम यहां पर पहुंची थी। ग्रामीणों को जैसे ही सूचना मिली, सभी ग्रामीण जो है वो इकट्ठा हो गए और टीम पर हमला कर दिया। 4 से 5 थानों की पुलिस फोर्स अभी मौजूद है। क्यामपुर क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी हंगामे के बाद कई थानों की पुलिस जो है वहां पर तैनात कर दी गई है। सभी जो ग्रामीण है वो इकट्ठा हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एचएनएन न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके से एसडीएम जो है और टीम पूरी मौके से अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भागी। बताया यह जा रहा है कि पुलिस को सूचना दिए बिना टीम वाद अविश के लिए पहुंची थी और उसके बाद पत्थरबाजी भी हुई है, लाठी डंडे भी चलाए गए हैं खबर के अनुसार। और एसडीएम की टीम को, नगर निगम की टीम को वहां से भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पत्थर पड़े हुए हैं, ग्रामीणों को भी चोट आई है और इसी के साथ साथ एसडीएम की गाड़ी, नगर निगम की गाड़ी को आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। प्रॉपर्टी है जिसका अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम, देखिए ये असदपुर क्याम है। यहाँ पे जो है नगर निगम की कुछ प्रॉपर्टी है जिसका अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम शाम 6 बजे के आसपास आई थी। इसमें नगर निगम की टीम द्वारा जो है थाने पे ना कोई लिखित सूचना दी गई थी, ना फ़ोन के माध्यम से सूचित किया गया था। ये नगर अतिक्रमण हटा रहे थे। इसी दौरान जो है जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसमें से कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और भीड़ उग्र हो गई। तो नगर निगम की टीम के द्वारा जो है थाना प्रभारी को सूचित किया गया। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा जो है अपनी टीम भेजी गई और पीछे पीछे थाना प्रभारी भी आ रहे थे। जैसे वो लोग यहाँ पहुँचे तो भीड़ शांत हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान दूसरी गली में कुछ लोग इकट्ठा थे और एसडीएम अतरौली जो है इसी रास्ते से गुजर रहे थे। ये बेसिकली थाना महुआ खेड़ा में असदपुर कयाम नामक गांव है और ये नगर निगम सीमा में आता है। नगर निगम की टीम इसमें इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आई थी, जो कि ग्राम सभा की लैंड है जिसका मैनेजमेंट नगर निगम के द्वारा देखा जाता है। तो उसी पे इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आई थी। इंक्रोचमेंट हटाने के बाद जब वो लोग टीम चली गई है तो यहाँ कुछ लोकल लोग इकट्ठा हो गए हैं और एक और दूसरे एसडीएम साहब की वहाँ से गाड़ी जा रही थी जिस पर पथराव किया गया है। एसडीएम सर कौन थे, कहाँ के थे? एसडीएम साहब अतरौली के थे। हाँ, वो अपने किसी व्यक्तिगत कार्य से कहीं जा रहे थे। ये बेसिकली पंकज, अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, माफ कीजिएगा जितेंद्र, अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पूरा मामला क्या था, क्योंकि एसडीएम की गाड़ी पूरी तरीके से जो फुटेज सामने आई है उसमें क्षतिग्रस्त देखी जा रही है। देखिए बता दो, ये पूरी घटना कल शाम देर शाम की है, जहां पर असदपुर कयाम है जो थाना महुआ खेड़ क्षेत्र में पड़ता है। इसमें गाटा संख्या 328 पर ऊसर भूमि अंकित है, जिसको लेकर सरकार, जो कि सरकारी भूमि में आती है, जिसको लेकर राजस्व की टीम वहां पर पहुंची हुई थी और साथ में नगर निगम टीम थी जो उस अवैध अतिक्रमण को हटा रही थी। जिसके बाद वहां पर जो क्षेत्रवासी उनका विरोध हुआ। विरोध के बाद उनके द्वारा वो कार्रवाई रोक दी गई थी और वो जो टीम थी वो चली गई थी। लेकिन उसी दौरान अतरौली एसडीएम का वहां पर आना होता है और वहां के जो विरोध करने वाले तत्व उनके द्वारा इनके ऊपर पथराव किया गया, इनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसमें वो ड्राइवर दोनों की चोटें आई हैं। जो और इसके बाद लास्ट में एसएसपी और आला अधिकारी वहां पहुंचे हैं और उस पूरे मामले की छानबीन की गई है। जी, अभी फिलहाल जो स्थिति है वहां पर कंट्रोल में है क्या जितेंद्र? देखिए पूरी तरीके से कंट्रोल में है और मैं आपको बता दूं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पूरे एक्टिवेट करते हुए, साथ में
जो इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो वहां पर अधिकारी जो कर अधीक्षक हैं उनके तहरीर पर, और इसमें लगभग 30 से 35 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब अलीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ का बड़ा एक्शन दिखाई दिया है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में तस्करी की जा रही थी। नाबालिग जो है वो बरामद किए गए हैं। 5 नाबालिग लड़कियों का जीआरपी और आरपीएफ ने रेस्क्यू किया है। बिहार से दिल्ली तस्करी की जा रही थी। आपको ये भी जानकारी दे दें, परिजनों की शिकायत पर रेलवे पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया। सभी नाबालिग की तस्करी की जा रही थी। एक लड़की जो है वो सीतामढ़ी बिहार के मानपुर गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आपको ये बता दें कि नाबालिग लड़कियों की तस्करी की जा रही थी और इसी मौके पर पुलिस पहुंची और छापेमारी की। बिन बताए दिल्ली में काम दिलाने के बहाने ये नाबालिग ले जाई जा रही थी। एक लड़की दोस्ती कर दिल्ली ले जाई जा रही थी। अलग अलग झांसों में फंसाकर इन लड़कियों को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। 5 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है। तो मानव तस्करी का मामला सामने आया है। चलिए, अब श्रीनगर से बड़ी खबर है, जो जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में हंगामा हुआ है। विपक्ष के नेता के आरोप के बाद सदन में यह हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। पीएचई विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। हंगामा लगातार जारी है, तो अभी भी हंगामा हो रहा है। विपक्ष के नेता के आरोप के बाद सदन में जोरदार हंगामा। बीजेपी विधायक श्रीनगर जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा हुआ और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष के नेता के आरोप के बाद इस सदन में हंगामा हुआ है। सर, मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने अपने हिसाब से जवाब सही दिया है, मगर जो ग्राउंड रियलिटी है जो पिछले 1 साल में हमने देखा है, उसमें 2 लेक्यूनाज दिखाई देते हैं जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को सुनना चाहिए। और तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा हुआ। आपने देखा कि विपक्ष के नेता ने जिस तरीके से आरोप लगाए थे, तस्वीरें भी आपने देखी और किस तरीके से हंगामा किया जा रहा था वो भी आपने सुना। पीएचई विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जिसके बाद हंगामा हुआ और जो तस्वीरें आपने देखी, जो गूंज सुनाई दे रही थी, वो उसी हंगामे की थी। लगातार सत्र में अभी भी हंगामा चल रहा है। पीएचई विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप, जिसके बाद हंगामा लगातार जारी। सत्र के दौरान यह हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाए और इसी आरोप के बाद जमकर हंगामा बरपा है। पीएचई विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप और उसके बाद हंगामा, तस्वीरें आप सभी ने देखी। चलिए, इसी दौरान वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे।